हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर 6 एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हम देश में जो रूरल और अर्बन एरियाज में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है, वुमेन और मैन में जो डिफरेंसेस है, जो लो वेज रेट है, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स हमें इसके अंदर कवर करने हैं। देखिए, जो टॉपिक हमें कवर अप करने हैं इसके अंदर वो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। उसके बाद साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया, वर्कफोर्स का मतलब समझेंगे क्या होता है, रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन क्या होता है, रूरल या अर्बन एरियाज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर बाय रीजन एंड जेंडर, रीजन और जेंडर के हिसाब से कैसे डिस्ट्रीब्यूशन है वर्कर का, ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या है भारत का, जॉबलेस ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, कैजुअलाइजेशन, इनफॉर्मलाइजेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, गवर्नमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की बात करेंगे कि सरकार ने देश में रोजगार बढ़ाने के लिए क्या क्या इनिशिएट लिए हैं। चलिए बच्चों, जो फर्स्ट टॉपिक है वो पहला है कि हु इज ए वर्कर। एक वर्कर क्या होता है, एक श्रमिक कौन होता है। ठीक है बच्चों, ए वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज इंगेज इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज। एक ऐसा पर्सन जो कहाँ इंगेज है, जो इंगेज है एक इसमें, जो इंगेज है एक प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। किसमें? प्रोडक्शन एक्टिविटीज में, मतलब उत्पादन की क्रियाओं में वो लगा हुआ है। सिंस प्रोडक्शन मीन्स, यहाँ पर प्रोडक्शन का मतलब सिंपल सा है वैल्यू एडिशन। क्या है? वैल्यू एडिशन। एक ऐसा काम जिसमें वैल्यू एडेड हो रही है। कोई चीज अगर 50 की है तो उसको वो बनाकर कितना कर दे रहा है, 80, 90, 100 कर दे रहा है। ठीक है, वी कैन ऑल्सो डिफाइन वर्कर एज एन इंडिविजुअल। वर्कर एक ऐसा इंडिविजुअल है हु इज एंगेजिंग इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। अगर आम भाषा में इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो क्या है, वर्कर इज एन इंडिविजुअल हु इज एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। तो जो ये हमारे महाशय हैं वो कहाँ एंगेज है, वो कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें वो रॉ फॉर्म को फिनिश में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो। ठीक है, वी नो सम टोटल ऑफ वैल्यू एडिशन बाय द रेजिडेंस ऑफ ए कंट्री। एक देश में जो लोग रह रहे हैं उनके द्वारा जो वैल्यू एडिशन किया जा रहा है, ठीक है, अमाउंट टू नेशनल इनकम, वही बाद में चल के नेशनल इनकम बनता है। जैसे ये तो एक व्यक्ति है, ऐसे ही हमारे देश में जितने लोग हैं, जो जो हमारे देश के क्या हैं, रेजिडेंट्स हैं, जो वो मिलकर, वो सारे के सारे मिलकर जो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, बस उसी अमाउंट को जोड़ दो, नेशनल इनकम मिल गया। खैर, हमने नेशनल इनकम में पढ़ा भी है। अकॉर्डिंगली वी कैन स्टेट दैट वर्कर इंगेज इन द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन। आम भाषा में घूम फिर के वही कि जो वर्कर होता है वो वैल्यू एडिशन प्रोसेस में इंगेज होता है। जब भी कोई पूछे कि वर्कर कौन होता है तो क्या कहना है कि वर्कर इज हु इज ए इंडिविजुअल इंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज। जो किसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज में या वैल्यू एडिशन में इंगेज है, वो वैल्यू एडिशन कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड हायर्ड वर्कर। पहली बात तो बात करते हैं कि वर्कर कितने टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो अपने बिजनेस में एंगेज है। एक होते हैं हायर्ड, जो दूसरों के यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं एक पहले मैं बात करूंगा हायर्ड की, सेल्फ एम्प्लॉयड हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम हायर्ड वर्कर की बात करेंगे। पहले हम चलेंगे कैटेगरी नंबर 2 और कैटेगरी नंबर 1। ठीक है, तो हम बात करेंगे हायर्ड वर्कर की। पहले तो हायर्ड वर्कर में भी क्या है बच्चों, दो टाइप के होते हैं, एक कैजुअल और एक रेगुलर वर्कर होता है। ठीक है, कैजुअल वो होता है जो दिहाड़ी बेसिस पे काम करता है, मतलब पर डे काम करेगा, पर डे पैसा ले लेगा। जो आपने देखा होगा, जो मिस्त्री होते हैं या बहुत जगहों पे जो लोकल पेंटर वगैरह काम करते हैं, वो क्या करते हैं, डेली बेसिस का काम करते हैं, डेली बेसिस की दिहाड़ी लेते हैं, अपने घर चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं रेगुलर, जिनकी सैलरी मंथ एंड पे मिलती है, एंड ऑफ मंथ पे मिलती है, कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया रेगुलर वर्कर और ये हो गया कैजुअल वर्कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की और हायर्ड वर्कर की। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है? ऐसे वर्कर जो इंगेज है अपने ही बिजनेस में, जो अपने ही व्यवसाय में लगे पड़े हैं, और ऑन प्रोफेशन, जो अपने व्यवसाय में लगे हैं, मतलब अपना बिजनेस चला रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं, बट अपने काम में, किसी के यहाँ जॉब नहीं कर रहे हैं। एक फार्मर जो अपने ही फार्म पे काम करता है, एक एंटरप्रेन्योर जो अपने ही फैक्ट्री के अंदर काम कर रहा है। तो ये सब कौन है? ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, ये किसी के यहाँ काम नहीं करते। बात करते हैं हायर्ड वर्कर की। दीज आर दोज वर्कर हु आर वर्क फॉर अदर्स, ये दूसरों के लिए काम करते हैं। दे रेंडर देयर सर्विसेज टू अदर्स, ये अपनी सर्विसेज दूसरों को देते हैं। एंड एज ए रिवॉर्ड गेट वेजेस, और बदले में क्या मिलता है इन्हें? इन्हें मिलती है दिहाड़ी, इन्हें मिलती है सैलरी। ठीक है, मे बी दे पेड इन काइंड, कभी कभी और भी बहुत सारी सेवाएं मिल जाती है, घर मिल जाता है, आने जाने के लिए गाड़ियां मिल जाती है इनको। ठीक है, जैसे हम्म, ठीक है, हाउस और टीचर वगैरह हो गए, वर्किंग इन स्कूल, जैसे टीचर वगैरह स्कूलों में क्या करते हैं, वो काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मल्टीपल जॉब्स हैं। जैसे मान लो कि जो टीचर है जो स्कूलों में लगे हैं, ठीक है, कोई डॉक्टर है वो हॉस्पिटल में सर्विस दे रहा है, बदले में उसे सैलरी मिल रही है मंथ के एंड पे।
ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो कहीं मंथली लगा है और मंथ के एंड में उसे क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है, क्योंकि वो अपने बिजनेस में एंगेज नहीं है, वो दूसरों के बिजनेस में क्या दे रहा है, एज ए सर्विस दे रहा है, वहां काम कर रहा है, बदले में उसे सैलरी मिल जा रही है। तो ये होते हैं हायर्ड वर्कर। ठीक है, चलिए अब मैंने इसमें दो बताया, एक वो जो कैजुअल है और एक वो हो गए जो आपके रेगुलर हो गए। बात कर, ये हायर्ड वर्कर की कैटेगरी है। ये अपना क्या अपना काम कर रहे हैं? नहीं सर, ये बिल्कुल भी अपना काम नहीं कर रहे हैं, ये दूसरों के यहाँ काम कर रहे हैं जाकर। उसी में ही पहले कैटेगरी आती है कैजुअल की, दिहाड़ी मजदूर की, जो डेली बेसिस काम करता है और डेली बेसिस पे अपनी मजदूरी लेकर घर जाता है। ठीक है, दीज आर डेली वेजर्स, ये डेली वेजर्स होते हैं। दे आर नॉट हायर्ड बाय देयर एम्प्लॉयर्स और रेगुलर बेसिस, ये रेगुलर बेसिस पर हायर नहीं होते हैं, मंथली वाला कोई हिसाब नहीं है। ठीक है, और देखते हैं, दे आर नॉट गिवन सोशल सिक्योरिटी, इन्हें किसी तरह की सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, इन्हें कोई पीएफ नहीं मिलता, ग्रेचुइटी नहीं मिलती, पेंशन नहीं मिलता, ये सब चीजें इन्हें नहीं मिलता है। कैजुअल वर्कर आर यूजुअली अनस्किल्ड, ये एक तरह के थोड़े अनस्किल्ड होते हैं। भाई अगर इतनी अच्छी स्किल्स होती, कहने का मतलब है, तो कहीं अच्छी जगह जॉब करते, मंथली बेसिस पे सैलरी मिलती। थोड़े अनस्किल्ड होते हैं, लेबर इंटेंसिव काम करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं। ठीक है, लाइक ए वर्कर वर्किंग एट द कंस्ट्रक्शन साइट, आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन साइट पे जो ईंटा उठाते हैं, गारा माटी उठाते हैं, ये क्या होते हैं? ये होते हैं डेली वेज वर्कर। डेली कमाओ डेली खाओ का इनका हिसाब होता है, डेली कमाना है डेली खाने वाला हिसाब है इनका। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा स्किल नहीं होती, कोई पीएफ नहीं मिलता इन्हें, ग्रेचुइटी पेंशन का कोई हिसाब नहीं होता। ठीक है, कोई ऑफ वाला हिसाब नहीं होता इनका। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हायर्ड वर्कर की, जो कहीं पर सर्विस दे रहा है, स्किल्ड बंदा है, मंथली सैलरी मिल रही है इसको। दीज आर परमानेंट पे रोल ऑफ, ये परमानेंट पे रोल पर होते हैं। किस पे होते हैं? परमानेंट पे रोल। इस वर्ड को याद रखना, जब भी इसको डिफाइन करोगे तो इस वर्ड को जरूर मेंशन करना। देयर एम्प्लॉयर्स, एक एम्प्लॉयर के पास पे रोल होता है, ठीक है ना, जिसमें इसका नाम होता है। उस पेरोल में इस वर्कर का क्या होता है? नाम होता है, जिससे पता चल जाता है कि ये एक क्या है, ये एक परमानेंट एम्प्लॉई है, और ये जिसका अकाउंट है, जिसका पीएफ कट रहा है, जिसे पेंशन ग्रेचुइटी की फैसिलिटीज मिलेंगी आगे। ठीक है, दे आर एंटाइटल्ड टू ऑल द सोशल सिक्योरिटी लाइक ग्रेचुइटी, ठीक है, पेंशन, प्रोविडेंट फंड का पैसा, पीएफ का पैसा कटता है इसका, तो ये सारी फैसिलिटी से मिलती हैं। रेगुलर वर्कर आर यूजली स्किल्ड, ये होते हैं स्किल्ड होते हैं। ठीक है, लाइक आर इंजीनियरिंग वर्किंग इन ए फैक्ट्री, जैसे जो इंजीनियर वगैरह फैक्ट्री में है, जो वहां की मशीनों को ऑपरेट कर रहे हैं, तो ये स्किल्ड होते हैं, इनको मंथ एंड पे सैलरी मिलती है, इन्हें सारी सोशल सिक्योरिटी के बेनिफिट्स भी मिलते हैं, पेंशन हो गया, ग्रेचुइटी हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया। ठीक है, ये हो गए हमारे रेगुलर वर्कर। तो हमने क्या डिस्कस किया अभी, कि हमारे जो वर्कर है कुछ तो सेल्फ एम्प्लॉयड है और कुछ हायर्ड है। हायर्ड में कौन है? हायर्ड में आते हैं कैजुअल और क्या हो गए आपके, हो गए कुछ रेगुलर हो गए। ठीक है, तो आपके हायर्ड में कौन कौन आ जाते हैं? आपके हायर्ड वर्कर्स में आ जाते हैं बाद में कैजुअल और रेगुलर वर्कर। चलो यहाँ तक कहानी हमें अच्छे से समझ में आ गई सर। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करते हैं बच्चों। देखिए हमारे इसमें देखो कितने सारे टॉपिक्स हैं। सबसे पहला है लेबर सप्लाई। ठीक है, सबसे पहला क्या है? लेबर सप्लाई है। दूसरा है लेबर फोर्स। तीसरा है वर्क फोर्स, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और पार्टिसिपेशन रेट। तो ये 4-5 टॉपिक है जो हमें समझने हैं। फर्स्ट टॉपिक की ओर हम पहले तो मूव करते हैं, अपने सबसे पहले टॉपिक की ओर हम जाएंगे आगे, ठीक है ना। हाँ, तो हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई क्या होती है? ठीक है, अब मैं आपको ना एक एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे अगर आप किसी ऐसी जगह काम करते हैं जो कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट कंट्रोल में नहीं आती, कहीं फैक्ट्री साइड पे काम करते हैं, किसी दुकान वाले के यहाँ काम करते हैं, तो वो 9-10 घंटे काम करवाता है। वैसे ज्यादातर हमारे यहाँ जो जॉब का क्राइटेरिया है वो 8 घंटे का है। कहीं भी आप जाओ, किसी कंपनी में जाओ, किसी स्कूल में काम करो, तो 8 आवर्स जॉब है। ठीक है, तो यही होती है लेबर सप्लाई, कि आप एक दिन में 24 घंटे में कितने घंटे काम कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर जैसे एक सिंपल से समझो, बहुत सिंपल समझो। देखो, अगर आप जापान में जाओ, ठीक है, या यूएसए वगैरह में जाओ, तो वहां पर क्या है, वहां मान लीजिए कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, कोई एम्प्लॉई है वहां का, ठीक है, अगर इसने इस एम्प्लॉई ने वहां पर अगर इस एम्प्लॉई ने वहां पर सिर्फ 5 आवर्स भी वर्क कर दिया, 5 घंटे, तो काउंट हो जाएगा एक दिन। सर एक दिन का मतलब 5 आया, 5 घंटे काम किया, वो अपने घर चला गया, काउंट हो गया कि उसने काम किया, मतलब उसका पूरा कंप्लीट एक दिन हो जाता है। वही बात करते हैं अपने इंडिया की। ठीक है, तो अपने इंडिया में क्या है, जैसे आप कहीं गए, आप कहाँ अगर वर्किंग आवर्स सुबह क्या कहते हैं 12 से 8 का है, या 10 से 6 का है, या फिर 9 से 6 का है, जो भी है, तो हमारे यहाँ हिसाब है कि आपको 8 घंटे तो काम करना ही है, 8 आवर्स, एक दिन काउंट होगा। तो ये सर ये समझ में नहीं आ रहा कि ये जो आप कह रहे हो एक दिन काउंट होगा, मतलब
पूरा दिन तो काम करेगा नहीं, 24 घंटे तो काम करते नहीं हम सब। तो हम जाते हैं, जैसे कैसे होता है कि मंडे को आपने काम किया, आप मंडे आए, आपने 8 आवर्स जॉब दी, उसमें 8 घंटे काम किया, तो इसका मतलब पूरा दिन हो गया आपका, वो इंक्लूड हो गया कि आपने पूरा डे लगा दिया अपना, मतलब 8 घंटे। डे लगाने का मतलब 24 घंटे नहीं होगा कि आपको 24 घंटे काम करना है, 24 घंटे काम नहीं करना है। आपने अगर 8 आवर्स वर्क कर दिया है, तो समझो आज का पूरा दिन आपका क्या हो गया, काउंट हो गया कि आपने सोमवार को काम किया है। आप मंगलवार को आए, आपने 8 घंटा काम किया, यानी आपने मंगलवार को काम किया, तो वही पूरा एक दिन काउंट हो जाता है। बस यहाँ पर फर्क ये होता है कि किसी दिन में एक दिन, कहीं किसी एम्प्लॉय को 5 घंटे किसी देश में काम करना पड़ रहा है, किसी देश में एम्प्लॉइज को 8 घंटे। वैसे खैर हमारे जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो कहते हैं 8 घंटे काम करने को, वो कितने कितने घंटे काम करवा रहे हैं आजकल, 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम करवा रहे हैं आजकल। क्यों? वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एम्प्लॉइज को, मतलब कहने का मतलब ये है कि डर के मारे एम्प्लॉय भी कहीं जॉब ना छूट जाए, बेचारा वो भी काम करने में लगा है 10-12-14 घंटे, मतलब आधे से ज्यादा दिन वो खा जा रहे हैं अपने एम्प्लॉइज का। तो यहाँ पर ये मतलब होता है लेबर सप्लाई का कि आपके देश में कितने घंटे को एक दिन के बराबर मान लिया जाता है, यानी कि कितने घंटे बंदा काम करेगा कि उसका एक दिन काउंट होगा। ठीक है, आइए अब इसी चीज को रीड करते हैं हम सब। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। लेबर सप्लाई रेफर टू द अमाउंट ऑफ लेबर दैट द वर्कर आर विलिंग टू ऑफर करस्पॉन्डिंग टू पर्टिकुलर वेज रेट। यू मे बी एबल टू वर्क 10 आवर्स इन ए डे। अगर 10 घंटे आप काम कर रहे हैं तो बट विलिंग टू वर्क ओनली फॉर 6 आवर ए डे एट ए पर्टिकुलर वेज। कोई कहीं 10 घंटे कर रहा है, कोई कहीं 6 घंटे कर रहा है, ठीक है ना। उसी से तय होता है कि आपके यहाँ का लेबर सप्लाई क्या है। क्या आपके यहाँ पर 10 घंटे लोग काम कर रहे हैं, क्या आपके यहाँ लोग 6 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, लेबर सप्लाई इज ए मेजर इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स ऑफ वर्क। इसमें मैन आवर्स के हिसाब से काउंट किया जाता है, किस हिसाब से, मैन आवर्स ऑफ वर्क, और मैन डेज के हिसाब से काउंट किया जाता है, कितने घंटे और कितने दिन। जैसे हमारे यहाँ का क्या हिसाब है, मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। हमारे यहाँ का ऐसा हिसाब है कि कोई इम्प्लॉई है, ठीक है, और सबसे पहले आवर्स की बात कर लेते हैं इसमें। ठीक है, इसमें बात करते हैं मैन आवर्स की। हमारे यहाँ लगभग 8 आवर्स कम से कम वर्क करना पड़ता है। ठीक है, और डेज की अगर मैं बात करूँ, मैन डेज की अगर बात करूँ, कितने दिन, ऑलमोस्ट 4 छुट्टियां मिली जाती है मंथ के अंदर। तो वही मान के चलिए मोटा मोटा, अगर 31 का महीना है तो आप अगर 4 दिन हटा देंगे तो 27 दिन बच जाएंगे। 30 का महीना है, सॉरी कह रहा हूँ, 30 दिन का अगर महीना चल रहा है तो 4 दिन हटा दोगे 26 दिन बचेगा। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 26 डेज या 27 डेज आपको क्या करना पड़ता है वर्क, क्योंकि 4 संडे ऑफ रहता है। ठीक है, 4 संडे ऑफ रहता है, बाकी फेस्टिवल तो खैर मैं उन्हें हटा के चल रहा हूँ। हमारे यहाँ का सिंपल सा हिसाब है, 8 घंटे, एक या 8 घंटे आपको पर डे, और लगभग 20 से 27 डेज महीने काम करना पड़ेगा। ये है हमारे देश का लेबर सप्लाई। अगर आप उसी जगह कहीं डेवलप कंट्रीज में जाते हो, ये आवर्स भी कम है और डेज भी कम है। कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे लाइक बहुत सारी कंपनियां ऐसी है जो सिर्फ 5 आवर्स प्रीफर करती है, सिर्फ 5 घंटे ही प्रीफर करती है कि आप एक दिन में सिर्फ 5 घंटे काम कर लो, हो गया एम्प्लॉय का। ठीक है, और आपको सैटरडे संडे ऑफ रखना है। वहां पर हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ 4 संडे ऑफ हुए, तो वहां पे सैटरडे संडे दोनों ऑफ कर देते हैं वो सब। ठीक है, कि आपको 2 दिन नहीं आना, तो इस हिसाब से कम 8-9 दिन का उनका ऑफ हो जाता है, वहां 15-20 दिन का ही है। किसी देश में लेबर सप्लाई क्या है, बहुत ज्यादा है, किसी देश में कम है। तो ये डिपेंड करता है कि वो कंट्री का स्टेटस क्या है। ठीक है ना, वो डेवलप है, अंडर डेवलप है, या डेवलपिंग नेशन में है। उसी से तय होता है कि वहां का लेबर सप्लाई क्या है, कम है या ज्यादा है। चाइना में अगर देखा जाए तो इससे कहीं ज्यादा है, वहाँ आवर्स भी ज्यादा है, डेज भी ज्यादा है। इससे ज्यादातर फैक्ट्रियां कहाँ सेटअप होती है, चाइना में होती है। क्यों सेटअप होती है, क्योंकि वहाँ लेबर सप्लाई। देखो, जब कंपनी कहीं अपनी फैक्ट्री सेटअप करती है तो इन बातों का ध्यान देती है कि किस देश में लोग जहां ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा दिन काम कर रहे हैं, ज्यादातर वहीं पे फैक्ट्रियां सेटअप करते हैं, क्योंकि उन्हें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है। ऐसे देश में जाना बिल्कुल वो प्रेफर नहीं करते जहां पर आवर्स भी कम है और डेज भी कम है, जहां लोग काम बहुत कम दिन काम करते हैं, बहुत कम कम घंटे काम करते हैं। इससे क्या होगा, उनका प्रोडक्शन कम होगा, लागत ज्यादा आएगी, मुनाफा गिर जाएगा। तो बात करते हैं, फिर वापस अपने लेबर सप्लाई पे आ जाते हैं। लेबर सप्लाई इट्स मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन आवर्स ऑफ वर्क, और मैन डेज, आवर्स और डेज के हिसाब से काउंट होता है। कंसिडर्ड 8 मैन आवर्स, 8 मैन आवर्स, ठीक है, इक्वल टू 1 मैन डे। अगर यहाँ पर 8 घंटे आपने काम कर लिया तो मान लिया जाएगा एक दिन आपने काम कर लिया। इट इज ऑलवेज एस्टिमेटेड रिलेशन टू वेज रेट। और जो भी काम होता है वो वेज रेट के हिसाब से होता है, पर डे के हिसाब से, क्या वेज रेट है या मंथली का क्या हिसाब है, सैलरी वगैरह का। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया लेबर सप्लाई। ये क्या हो गया आपका, लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई का सिंपल सा मीनिंग हमने समझा कि एक पर्सन, एक मैन आवर कितने घंटे का है, और डेज के हिसाब से कितने डेज वो काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू देयर वेजेस रेट। ठीक है, तो ये लेबर सप्लाई हो गया, कहीं ज्यादा है कहीं कम है। अगली बात करते हैं लेबर फोर्स की। लेबर फोर्स क्या होता है, देखो, इसमें मैं 2 लोगों को सिंपल सा काउंट करता हूँ। ठीक है, ऐसे लोग, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत समझना बात को। ऐसे लोग जो सही में काम कर रहे हैं,
एक्चुअली वर्किंग, और ऐसे जो विलिंग टू वर्क, जो काम कह सकते हो करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा है, स्किल्स है, ठीक है, नॉलेज है, सब कुछ है, बट वो काम नहीं मिल रहा है, वो किसी भी वेज रेट पे काम करना चाहते हैं। यानी काम करने वाले और काम नहीं करने वाले को अगर आप जोड़ दोगे तो आपको लेबर फोर्स मिलेगा। यानी कि यहाँ पर सिंपल सी भाषा में जो एम्प्लॉयड हैं वो प्लस जो अनएम्प्लॉयड हैं वो, आपको इन दोनों लोगों को क्या करना है, आपको एड अप करना है। जैसे ही आप इन दोनों को एड अप कर दोगे आपको लेबर फोर्स मिल जाएगा, काम करने वाले और काम नहीं करने वाले, आपको इन दोनों को ही क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, आगे अब एक डिफरेंस समझते हैं सप्लाई और फोर्स में। सप्लाई का तो सिंपल सा हमने मतलब समझा, हमारे यहाँ पर मैन आवर्स का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब है, हमारे यहाँ मैन आवर्स है 8 आवर्स, हमारे 8 घंटे काम करो, हम मान के चलेंगे आपने एक दिन काम कर लिया, हमारा यही हिसाब है। ठीक है, लेबर फोर्स का हमने मतलब क्या समझा कि जो एम्प्लॉयड हैं और जो अनएम्प्लॉयड हैं उनका मिक्सअप, ठीक है, उनका मिक्सअप कह सकते हो आप आम भाषा में। जो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड है दोनों का आपका ये हो गया एम्प्लॉयड और सॉरी आपका जो एम्प्लॉयड हो गया और आपका जो अनएम्प्लॉयड हो गया, उन दोनों को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो आओ की डिफरेंसेस देखते चलते हैं। ठीक है, इट रेफर, सप्लाई को समझते हैं, सप्लाई ऑफ लेबर करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट वेज रेट। यहाँ पर वेज रेट के हिसाब से जो हम लेबर सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, इट रेफर टू द नंबर ऑफ पर्सन एक्चुअली वर्किंग और विलिंग टू वर्क, यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मैन डेज ऑफ वर्क इज ऑलवेज रिलेटेड टू वेज रेट। याद रखना, जो भी हमारे देश में काम करते हो वेज रेट के अकॉर्डिंग होता है, कोई फ्री में वैसे भी काम नहीं कर रहा है, सबको पैसे मिलेंगे ही काम के बदले। इट इज नॉट रिलेटेड टू वेज रेट, इसका हम वेज रेट से कोई मतलब नहीं है। हम जब बात करते हैं लेबर फोर्स की तो हम बात कर रहे हैं वो लोग जो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ ये बात नहीं कर रहे हैं कि उन्हें पैसे कितने मिल रहे हैं, उनकी सैलरी और या उनकी वेजेस रेट से हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि देश में कितने लोग अभी इंगेज है काम में और कितने लोग इंगेज नहीं है। ठीक है, तो वेज रेट से अभी इनका कोई वो नहीं है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे संख्याओं की बात की जा रही है, नंबर की बात की जा रही है, कितने कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं। ये तो सीधी सी बात है, कोई अगर वर्किंग कर रहा है तो किसी वेज रेट के अकॉर्डिंग होगा कि उसे पर डे का 1000 रुपए या 800 रुपए मिलता होगा 8 घंटे का, या अगर महीने के हिसाब से सैलरी मिलती होगी। ठीक है ना, तो जो भी है। ठीक है, और दूसरा डिफरेंस क्या है, इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ वर्कर्स। इनमें इम्पैक्ट कैसे आता है, सप्लाई ऑफ लेबर कैन इंक्रीज और डिक्रीज इवन व्हेन द नंबर ऑफ वर्कर रिमेन। तो वर्कर से कोई लेना देना नहीं है, एक फैक्ट्री में वर्कर ज्यादा आ जाए कम आ जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, 8 घंटे की जॉब है 8 ही घंटे की रहेगी। क्या 8 घंटे की जॉब बदल जाएगी? अगर किसी फैक्ट्री में, अगर फैक्ट्री में अगर फिक्स कर दिया गया है कि आपको अगर एक दिन आए तब काउंट होगा जब आप 8 घंटे काम करोगे, जब आप 8 आवर्स काम करोगे तब हम एक दिन काउंट करेंगे। फिर चाहे वर्कर 5,000 हो 50,000 हो, आपको 8 घंटे ही काम करना पड़ेगा। ये समय बदलने वाला नहीं है। जो समय निर्धारित किया गया है, जो समय निर्धारित किया गया है, क्या वो बदलेगा? नहीं। वर्करों के आने जाने से नंबर ऑफ वर्कर, अगर आपकी जो वर्कर है, अगर नंबर ऑफ वर्कर चाहे बढ़े घटे, अरे लोगों के नए एम्प्लॉय आ गए चले गए तो क्या हम वर्किंग आवर्स कम कर देंगे या बढ़ा देंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो जो लेबर फोर्स है ये बढ़ता घटता है। सर क्यों? देखो भाई, कहने का मतलब है और लोग आएंगे काम करने वाले तो लेबर फोर्स तो बढ़ेगा, क्योंकि ये होता क्या है, ये सम होता है एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का। ठीक है, जो वर्क कर रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, सीधी सी बात है, अगर वर्कर और आएंगे तो ऑब्वियसली लेबर फोर्स बढ़ेगा, काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये है एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड का मिक्सअप। ठीक है, अगर और लोग आएंगे, सुनना बहुत ध्यान से सुनना बात, एम्प्लॉय और वर्कर आएंगे, या तो उन्हें काम मिलेगा, एम्प्लॉयड की संख्या बढ़ेगी, और उन्हें अगर काम नहीं मिला, जितने भी वर्कर आए हैं अगर उन्हें काम नहीं मिला तो यही होगा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट होगा वो बढ़ेगा, है ना, वो बढ़ेगा। दोनों में से कुछ ना कुछ बढ़ना है, चाहे तो रोजगार बढ़ेगा या बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर लोगों की संख्या बढ़ती है, आर्ट्स में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता लोगों की संख्या बढ़ने से, समय निर्धारित रहता है। बट अगर लोगों की संख्या बढ़ती है तो लोगों को काम मिल जाएगा तो रोजगार बढ़ेगा, नहीं मिलेगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब दोनों का जब कॉम्बिनेशन ऐड होगा तो लेबर फोर्स तो बढ़ना है ही। ठीक है, बात करते हैं बिकॉज द सप्लाई ऑफ लेबर इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मैन डेज। यहाँ पर मैन डेज के हिसाब से बात की जाती है, और परसेंट डेज और 1% डे रेफरिंग टू 8 आवर्स ऑफ वर्क, हमारे 8 घंटे का हिसाब है। बिकॉज इट इज मेजर इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पर लोगों के हिसाब से बात की जाती है, इसलिए यहाँ पर थोड़े इंपैक्ट आते हैं। ठीक है, चलिए। हम्म, ठीक है, अब आइए बात करते हैं। ठीक है ना, हाँ, मैं बात करता हूँ लेबर फोर्स की, जहाँ पे एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों हैं। अगर मैं से इनमें से वो लोग हटा दूं जो काम नहीं कर रहे हैं अभी,
ठीक है। ये आम भाषा में जिसको कहूं मैं, अगर मैं अनएम्प्लॉयड को हटा दूं, इनको अनएम्प्लॉयड को, जो काम नहीं कर रहे हैं अभी, कौन से लोग आ जाएंगे सर? वो लोग आ जाएंगे जो अभी काम कर रहे हैं। सर ये कैसे निकाला आपने? बहुत सिंपल सी बात है, इसमें दोनों सम है, लेबर फोर्स में दोनों का सम है, लेबर फोर्स में दोनों का सम है, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों, एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड दोनों का सम होता है। अगर इन दोनों के सम में से मैं सिर्फ अनएम्प्लॉयड हटा दूं तो कौन बचेंगे? एम्प्लॉयड, जो काम कर रहे हैं। ठीक है, जो काम कर रहे हैं वास्तविकता में, तो जो काम कर रहे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं सर? हम उन्हें कहते हैं वर्क फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? हम उन्हें वर्क फोर्स करते हैं, जो एट अभी प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं? वो भी काम कर रहे हैं। जो प्रेजेंट में भी काम कर रहे हैं उन्हें हम फर्स्ट वर्क फोर्स की कैटेगरी में रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप लेबर फोर्स में से, अपनी लेबर फोर्स में से आप अनएम्प्लॉयड लोगों को हटा दोगे तो आपके एम्प्लॉयड लोग पर्सन आ जाएंगे। यानी नंबर ऑफ पर्सन नॉट वर्किंग बट आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है, यानी अनएम्प्लॉयड की बात हो रही है यहाँ पर। देखो अनएम्प्लॉयड का भी आपको सिंपल सा मतलब होता है, ऐसे लोग जो किसी भी वेज रेट पर काम करना चाहते हैं, उनके पास स्किल्स है, नॉलेज है, बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप उन्हें क्या कहेंगे? आप उन्हें अनएम्प्लॉयड कहेंगे, सीधी सी बात है। तो लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड हटा देते हैं तो क्या बच जाते हैं? हमारे एम्प्लॉयड, जिन्हें हम वर्क फोर्स क्या कहते हैं? वर्क फोर्स भी कहते हैं। चलिए पर अगर आपको अनएम्प्लॉयड लोगों को निकालना है तो बहुत सिंपल है। अगर आपको अनएम्प्लॉयड निकालना है तो लेबर फोर्स में से वर्क फोर्स हटा दो। वर्क फोर्स मतलब एम्प्लॉयड, जो काम कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर आप लेबर फोर्स में से अनएम्प्लॉयड हटाए, एम्प्लॉयड आ जाएंगे, और लेबर फोर्स में से एम्प्लॉयड हटाए, अनएम्प्लॉयड आ जाएंगे। ठीक है, बस वर्ड अलग अलग है। वर्क फोर्स मतलब एम्प्लॉयड हो गए बच्चों। हाँ जी, तो आ जाओ रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट का रेट जानना है तो अनएम्प्लॉयमेंट अपन में लेबर फोर्स इंटू में 100, जितने बंदे अनएम्प्लॉयड हैं वो, और जो आपकी लेबर फोर्स है वो इंटू में 100। ठीक है, अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स इंटू में 100 करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आ जाएगा। पर हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट को आपको ऊपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है पार्टिसिपेशन रेट। क्या जाता है फिर? नेक्स्ट आता है हमारा पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, ये कैसे? ये एक्चुअली बात कर रहे हैं वर्क फोर्स की, हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों? हम बात कर रहे हैं वर्क फोर्स की, जो लोग काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं वर्क फोर्स की, किसकी? हम बात कर रहे हैं वर्क फोर्स की। सीधी सी बात है, हम काम करने वाले लोगों की बात कर रहे हैं, काम करने वाले लोगों को ऊपर लिखो। वर्क फोर्स का मतलब यहाँ पर क्या हो गया? एम्प्लॉयड लोगों की बात हो रही है, ये एक एम्प्लॉयमेंट रेट हो गया। ठीक है, तो सर इसे पार्टिसिपेशन रेट क्यों बोल रहे हैं? इसे तो एम्प्लॉयड रेट भी बोल देना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, इसे आप एम्प्लॉयमेंट रेट भी कह सकते हो। ठीक है, अब इसे एम्प्लॉयमेंट रेट भी कह सकते हो। जैसे आपने यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयड अपन में लेबर फोर्स इंटू में 100। तो ऐसे तो एम्प्लॉयमेंट रेट भी हो सकता है, जिसे हम पार्टिसिपेशन रेट भी कहते हैं। बहुत सिंपल सा है, ऊपर वर्क फोर्स लिख दो यानी एम्प्लॉयड, नीचे टोटल पॉपुलेशन। याद रखना वहां आती है लेबर फोर्स, जिसमें काम करने वाले नहीं करने वाले शामिल है। यहाँ पर आ जाती है पूरी की पूरी देश की पॉपुलेशन। डिनोमिनेटर याद रखना, यहाँ पर हम लेबर फोर्स नहीं लिखते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल पॉपुलेशन। क्या लिखते हैं? वर्क फोर्स इंटू में 100। आई होप आपको याद हुआ होगा बच्चों। ठीक है, अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है तो अनएम्प्लॉयड लेबर फोर्स इंटू में 100 कर देना है। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट रेट निकालना है यानी पार्टिसिपेशन रेट, जो लोग काम कर रहे हैं, तो वर्कफोर्स अपन में टोटल पॉपुलेशन ध्यान रखना है बच्चों, इंटू में 100। ठीक है, चलिए आइए, हमने कुछ बेसिक फॉर्मूले देख लिए, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। साइज ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो तीन पॉइंट है वो समझते हैं। देखिए, फर्स्ट हमारे यहाँ लगभग 471 मिलियंस ऑफ पर्सन जो है वो क्या है? वर्कफोर्स। हमारे देश की जो वर्कफोर्स है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी संख्या कितनी है? 471 मिलियन। ठीक है, दूसरी, जिसमें से जिसमें से 77% तो मेल है। ठीक है, और बाकी जो 23% है वो फीमेल है। देखिए, पहली बात तो अगर मैं डेटा काउंट करूं तो 471 मिलियन ऑफ पर्सन क्या है हमारे यहाँ पर? वर्कफोर्स में एंगेज है, जो लोग काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो काम काम कर रहे हैं, जो अभी इस वक्त काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना, जो काम कर रहे हैं, जिसमें से 77% मेल है और 23% हमारे फीमेल हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट, नियरली बात को और समझना। ठीक है, जितनी भी वर्कफोर्स है, जितनी भी वर्कफोर्स है, उसका अगर 3/4 कर दिया जाए यानी 75% के लगभग किया जाए, तो वो ग्रामीण बेस है, यानी रूरल एरियाज में, गाँव में है। ठीक है, देखो जितने भी लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उसके 75% तो लोग गांव में काम कर रहे हैं, और बाकी जो बचे हुए हैं वो कहाँ काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे होंगे कहाँ पर? ऑब्वियसली अर्बन एरियाज में, शहरों में। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ की वर्क फोर्स है, इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हो आप। ठीक है,
तो जो आपकी 75% है, ठीक है, वो कहाँ है, वो रूरल एरियाज में है, ठीक है, रूरल एरिया, ठीक है। बाकी जो 25% हो गई, वो कहाँ हो गई, वो हो गई आपकी अर्बन एरिया, ठीक है। तो डेटा आपको ऐसे ही याद रखना है। पहली बात, 471 मिलियन लोग हैं इस वर्कफोर्स है हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं, जिसमें से 77% मेल है, 23% फीमेल है। बाकी जितने काम करते हैं, इतने परसेंट गांव में काम करते हैं, इतने परसेंट शहरों में काम करते हैं, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। सिर्फ मैं गांव की बात करूं, अब इस रूरल एरियाज में 75% लोग काम करते हैं, सिर्फ मैं रूरल गांव की बात करूं, तो लगभग मान के चलो फीमेल वर्कफोर्स आउट ऑफ द टोटल इन रूरल एरियाज, अगर मैं गांव में बात करूं सिर्फ, ठीक है, सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों पर अगर हम आ जाएं, कहाँ आ जाएं बच्चों, हम सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों पर अगर आ जाएं, रूरल एरियाज में आ जाएं, तो लगभग लगभग मान लीजिए 25% यानी 1/4 ऑफ दी टोटल रूरल वर्कफोर्स, जितने ग्रामीण क्षेत्रों में लोग काम करते हैं उनमें क्या है, वो फीमेल है, क्या है, फीमेल है। तो जो भी रूरल एरियाज में है, अगर मैं डेटा निकालूं इनका, इसमें जो फीमेल है वो 25% है, और जो मेल है वो 75% है, ठीक है। यानी कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए, अगर गांव देहात में देखा जाए, जितने भी लोग वहां इंगेज हैं, नहीं, पहली बात तो हमारे देश की जितनी भी वर्कफोर्स है 75% गाँव में मिलेगी, और गांव की भी वर्कफोर्स में इतने परसेंट हमारी फीमेल है और इतने परसेंट मेल है, यानी कि मेल डोमिनेंट वहां पर क्या है, थोड़ा ज्यादा है, यानी मेल वहां पर क्या कर रहे हैं, ज्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, तो लिखा है आउट ऑफ द टोटल वर्कफोर्स में से रूरल एरियाज, ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 25% और 1/4 ऑफ दी टोटल रूरल वर्कफोर्स, ठीक है, फीमेल है, वाइल इट ओनली 20% ऑफ 1/5 ऑफ द टोटल वर्कफोर्स इन अर्बन एरियाज। और अगर मैं शहरों में बात करूं, शहरों में अगर बात करूं, तो थोड़ा सा इसे हटाना होगा बच्चों, अगर यहाँ पर इसी डेटा को हम लेकर आ जाए, ठीक है, तो यहाँ का क्या हिसाब बना हुआ है चेक करते हैं। देखिए, इधर फीमेल का क्या हिसाब है, इधर फीमेल और मेल का क्या हिसाब है। इधर लगभग जो डेटा है वो कहता है यहाँ पर 20% और 80% मेल है, ठीक है। देखो, बहुत ध्यान से समझना इस बात को, लास्ट वाला वो क्या कह रहा है, 20% यानी 1/5 के लगभग जो टोटल वर्कफोर्स है शहरों की, वो क्या है, फीमेल की बात कर रहा है, कि वहां पर फीमेल है, ठीक है। तो हमने क्या क्या समझा, एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं। 471 मिलियन ऑफ वर्कफोर्स हमारे देश में है जो काम कर रहे हैं, जिसमें से 75% जो वर्कफोर्स है वो गाँव में है, 25% शहरों में रहती है, ठीक है। अब उसमें भी क्या है, जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं उसमें भी फीमेल 25% है और मेल 75, और जो शहरों की वर्कफोर्स है उसमें फीमेल का रेशियो है 20% और मेल का रेशियो है आपका अराउंड 80%, ठीक है। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर डाउट आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि सर हमें ऐसे समझ में दिक्कत आई, ठीक है। बाकी मैंने चीजों को 2-3 बार रिपीट कर दिया है। इतने बिलियंस लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, जिसमें से 70 जो काम कर रहे हैं उनमें से 75% ग्रामीण इलाकों में रहते हैं और 25% शहरों में रहते हैं। जो गांव में रहते हैं उनके भी 100% में फीमेल 25 है, मेल 75। शहरों में फीमेल का थोड़ा सा रेशियो कम है और मेल्स का जो है वो थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। ये भी हम जो डिफरेंसेस हैं उन्हें आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि गांव में ज्यादा फीमेल्स काम कर रही है और शहरों में कम काम कर रही हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो हम इन डेटा में दो मेजर क्वेश्चन हमारे दिमाग के अंदर आते हैं, जो हमने भी डेटा समझा। देखो, एक तो हमने एक चीज क्या देखा, ज्यादातर लोग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा काम कर रहे हैं, शहरों में कम काम कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये कि लोग गांव में ज्यादा क्यों काम कर रहे हैं और शहरों में कम क्यों काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कि शहरों में जो फीमेल है वो कम है और ग्रामीण इलाकों में फीमेल ज्यादा है। दो क्वेश्चन यहाँ से हमारे क्या हो जाते हैं, एराइज हो जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पहला हमारा एराइज कहाँ से होता है कि ये जो डिफरेंस आ रखा है इन डिफरेंस में कि 75-25 का गैप क्यों जा रहा है। फिर यहाँ की फीमेल और यहाँ की फीमेल में भी एक क्या क्रिएट हो सकता है, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 कि इनके बीच इतना डिफरेंस क्यों, क्योंकि गांव में ज्यादा और शहरों में महिलाएं क्यों कम काम कर रही हैं, ठीक है। इन्हीं दोनों क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो वाई द बल्क ऑफ वर्कफोर्स रूरल बेस, ज्यादातर लोग 75% लोग थे यार, 75% लोग काम कर रहे थे ग्रामीण इलाकों में, ठीक है। वाई द परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर लो एंड लोअर स्टिल इन अर्बन एरियाज, शहरों में आपको पता है, हाँ, आपको याद है वो रूरल एरियाज में क्या था। हाँ सर, हमें अभी भी परसेंटेज याद है, हम भूल थोड़ी जा रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर पे। रूरल एरियाज में लगभग 25% फीमेल काम कर रही थी, और अगर मैं शहरों में देखूं, ठीक है, अर्बन एरियाज में वो 20% थी। ये फीमेल का जो डेटा था, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहली बात, ग्रामीण इलाकों में लोग इतने क्यों एंगेज हो रखे हैं, ठीक है, ठीक है।
ग्रामीण इलाकों में लोग इतना क्यों एंगेज है? 75% गांव में लगे पड़े एंगेज है। शहरों में मुश्किल से 25% लोग काम कर रहे हैं। वो भी अगर फीमेल का देखा जाए तो ग्रामीण में ज्यादा है और शहरों में फीमेल काम कर रही है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, और इन्हीं दोनों पर, ये दोनों टॉपिक हमारे जो बच्चों एग्जाम के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इसे बहुत ध्यान से सुनना कि क्या है, क्यों ये डिफरेंसेस आ रहे हैं। इन्हीं जो दो क्वेश्चन मैंने बनाए अभी, इन्हीं दोनों क्वेश्चनों पे एग्जाम में भी रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन, ज्यादातर वर्कफोर्स हमारी वो ग्रामीण क्षेत्रों में क्यों आधारित है, गांव में क्यों है? 75% लोग गांव में थे यार, कम डेटा थोड़ी है। इसका रीजन क्या है? पहला, दिस इज सिंपली बिकॉज द बल्क ऑफ द जॉब्स आर इन रूरल एरियाज। ज्यादातर जो नौकरियां हैं वो देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में है। ठीक है, डज इट मीन बल्क ऑफ आवर जीडीपी इज ड्राइव फ्रॉम द रूरल इकोनॉमी? अब इससे अगर होना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोग लगे हैं तो ऑब्वियसली जीडीपी का पार्टिसिपेशन भी क्या होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र पर होना चाहिए। पर यहाँ पर उल्टा हो गया है, लोग बशर्ते एंगेज गाँव में ज्यादा है, बट जीडीपी में अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए वो शहरों, जो शहरी है, शहर है, वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं अपना। ठीक है, पैराडॉक्सिकली नॉट, ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि गांव में जो लोग ज्यादा लगे पड़े हैं, 75% लोग हमारे जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में एंगेज है, तो इसका मतलब वही जीडीपी बढ़ा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, इसका उल्टा चल रहा है। दैट द मोर पीपल आर एंगेज इन फार्मिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज बट कंट्रीब्यूटिंग लेस टू जीडीपी। जो खेती बाड़ी में लगे हैं, ये खेती बाड़ी जैसी एक्टिविटीज जो गांव में हो रही है, अलाइड एक्टिविटीज उनमें लगे हैं, पर उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है? कम है। क्या है? कम है। क्यों? ऐसा क्यों सर? इतने सारे लोग ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हैं तो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चों, एक्चुअली लगे हैं, काम बहुत कर रहे हैं, अधिकतर लोग वहीं बेच रहे हैं, वहीं जॉब कर रहे हैं, तो उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन ज्यादा होना चाहिए। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, क्यों जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी ही कम है, वहां की प्रोडक्टिविटी कम है। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। दूसरा, इतने लोगों के लगने के बाद भी इनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है। दूसरी, देन द रूरल इकोनॉमी इन इंडिया, जो ग्रामीण इकोनॉमी है, एम्प्लॉइज नियरली 50% ऑफ वर्कफोर्स बट कंट्रीब्यूट, खैर यहाँ पे 50% बोल दिया जबकि हमने लगभग यार 75% हम पढ़ते चल रहे थे, बट अगर एक्चुअल डे का देखा जाए, परसेंट का, तो लगभग 100% में अब 50% ही रह गया है। हमारी जो वर्क फोर्स है, ये तो खैर एक हो गया, एक स्टैटिस्टिक डेटा हो गया। अगर प्रेजेंट में देखा जाए तो 50% वर्क फोर्स भी कहाँ एंगेज है? गाँव में। 50% अब शहरों में आ चुकी है। ठीक है, ऑफ वर्क फोर्स बट कॉन्ट्रीब्यूशन लेस देन 20% जीडीपी। लगे तो 20-50% ज्यादा है, पर इनका जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन मुश्किल से 30% भी नहीं होगा जीडीपी में। दिस मीन्स लो प्रोडक्टिविटी। मैंने क्या बोला? एक ही रीजन है इसका, लो प्रोडक्टिविटी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। ठीक है, क्यों ऐसा है कि इतने सारे लोग भी मतलब मिलकर जीडीपी नहीं बढ़ा पा रहे? बिकॉज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। ठीक है, वर्कर इन रूरल एरियाज, लो प्रोडक्टिविटी इम्प्लाई लो अर्निंग, उनकी कमाई कम है। इसकी वजह से वहां पर क्या पाई जाती है? वहां पर गरीबी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गरीबी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोडक्टिविटी कम होने से, कमाई कम होने से, पैसा कम कमाते हैं, इसलिए गरीबी ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी क्या है भारत के? बहुत ज्यादा है। तो दो रीजन समझ में आ गया। एक तो ज्यादातर लोग ग्रामीण इलाकों में है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है, प्रोडक्टिविटी, इसका कारण क्यों है कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन का कम है? क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है, कमाई कम है और गरीबी ज्यादा है। ठीक है, चलिए आगे। पहली बात, शहरों और गांव के मुकाबले जो फीमेल है शहरों में कम और गांव में ज्यादा काम कर रही है, इसके पीछे का रीजन क्या है? ठीक है, ये एग्जाम में हमें कैसे डिफाइन करना है? पहला पॉइंट, फीमेल एजुकेशन इन इंडिया स्टिल ए फार क्राई, भी बहुत दूर है, इंप्लाइंग लो अपॉर्चुनिटीज फॉर जॉब्स। क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी फीमेल को लेकर एजुकेशन नहीं दी जाती उतनी अच्छी, जिस वजह से हमारे देश में लो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं फॉर जॉब्स को लेकर। ठीक है, अगर अधिकतर फैमिलीज में देखा जाए शहरों में, तो जॉब वर्क फॉर वुमेन इज स्टिल गवर्न्ड बाय ए फैमिली डिसीजन। हमारे यहाँ ना शहरों में एक प्रॉब्लम है कि जो हमारी घर की गृहिणियां हैं, फैमिली डिसीजन, अगर बच्चों मान लो कोई लड़की पढ़ लिख जाती है, कुछ बन जाती है, फिर वो उसकी शादी हो जाती है, वो जब नए घर में जाती है, तो वहां के फैमिली डिसीजन तय करते हैं, फैमिली के जो बड़े हैं वो तय करते हैं कि आपको नौकरी करनी है या नहीं करनी है। तो सारी कहानी फैमिली डिसीजन पे आ जाती है, रादर देन द इंडिविजुअल ऑन डिसीजन। फिर उसका डिसीजन नहीं देखा जाता, जो कि गलत है। implying that even the available opportunities are not actually utilized। ठीक है, जो उनके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, अरे भाई वो भी चली जाती हैं, छुड़वा देते हैं नौकरियां कि घर बैठो काम करो। ठीक है, तो हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है? हमारे देश में जो गृहिणी है, जो महिलाएं हैं, उनको बस काम के लिए ट्रीट किया जाता है कि एक नौकरानी आ गई है।
जिस दिन ये वाला कॉन्सेप्ट हट गया कि एक नौकरानी हम घर में ला रहे हैं, जैसे क्या होता है ज्यादातर आप देखोगे शादी करने का कॉन्सेप्ट में क्या आता है कि परिवार जो जो हमारे लड़के पक्ष वाले होते हैं वो यही सोचते हैं कि चलो एक लड़की आ जाएगी, घर का काम काज कर लेगी। अरे भाई तुम घर में लड़कियों को ला रहे हो काम करने के लिए, काज करने के लिए, भाई नौकर रख लो ना, इससे बढ़िया। कहने का मतलब है आप दूसरे घर की बेटी को उठा के ला रहे हो जो पढ़ी लिखी है, जो कुछ करना चाहती है जीवन में, आप उसको लेकर आ रहे हो झाड़ू पोछा ये सब करवाने के लिए। देखो करना बुरा नहीं है, बट इसी पर्पज से लाना वो बुरा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, जो उन्हें अपॉर्चुनिटीज मिल रही है वो नहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रही, इसलिए शहरों में वो बेचारी काम नहीं कर पा रही है। सर गांव में क्यों कर ली जा रही है? फिर शहरों में तो हमको समझ में आ गया कि फैमिली डिसीजन यहाँ पर फंस गया, आकर उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। इवन द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज आर वो अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज नहीं कर पा रही हूँ, घर बैठी हुई है, कुछ आते जाते हुए भी घर बैठी हुई है। ठीक है, बात करते हैं शहर ग्रामीण क्षेत्रों की। मैं गांव की अगर बात करूं तो वहां पर क्या है, वहां पर गरीबी ज्यादा है। क्या है? गरीबी ज्यादा है। तो फीमेल वर्कर इन रूरल एरियाज आर लार्जली एंगेज इन लो पेड एंड लेस प्रोडक्टिव जॉब, इसलिए वो आप समझना यहाँ पर वो लेस प्रोडक्टिविटी में लग जाती है, जॉब में लग जाती है, एंड देयर फैमिली इनकम एड टू देयर फैमिली इनकम। मेनी ऑफ देम आर गिवन वेज इन टर्म्स ऑफ ग्रेन्स, ज्यादातर उन्हें खाने अनाज दे दिया जाता है जहां वो काम करती है ग्रामीण इलाकों में। ठीक है, ड्यूरिंग द हार्वेस्टिंग सीजन, द सीजन व्हेन दे फाइंड मोस्ट जॉब, और इसी सीजन में उनको जॉब मिल जाती है। मैं आपको बताता हूँ गांव में होता क्या है। देखो ग्रामीण क्षेत्रों में वो इसलिए काम पे चली जा रही है क्योंकि वहां पर गरीबी ज्यादा है गांव में, वहां पर पुअर्टी बहुत है, तो वो अपनी फैमिली इनकम को सपोर्ट करने के लिए काम पे जा रही है। अगर वहां पे भी फैमिली इनकम अच्छी हो तो उन्हें काम पर जाने नहीं दिया जाएगा, उनको कहेंगे कि घर बैठो, क्योंकि वहां पर गरीबी ज्यादा है। तो वहां पर जो घर का पुरुष प्रधान है, जो पुरुष है, तो वो क्या हो जाता है, वो मजबूर हो जाता है कि नहीं मैं तो जा ही रहा हूँ काम पे, तुम भी जाओ, क्योंकि हमारे घर की आय कम है। यहाँ पर लोगों की इनकम अच्छी है इसलिए उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर उनकी इनकम अच्छी नहीं है तो चलो जाएगी तो कुछ चार पैसे कमा के लेकर आएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये हो गया, चाहे गांव हो या शहर। देखो गांव शहरों में तो इससे नहीं जाने दे रहे क्योंकि फैमिली डिसीजन है। पुरुष अच्छा कमा लेता है, वो ये नहीं समझता कि उनको जाना, वो ऐसा लगता है कि वो घर चला लेगा तो उसको काम पे जाने की जरूरत नहीं है। गांव में क्या है, गरीबी ज्यादा है, पुरुष घर का नहीं चला पा रहा है घर, तो यही कहता है कि जहाँ खेती वेती जहाँ पे कटाई हो रही होगी वहां चली जाओ, कटाई वटाई करो, आज वक्त थोड़ा अनाज मिल जाएगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे, घर की इनकम में सपोर्ट हो जाएगा। तो गाँव में गरीबी ज्यादा होने की वजह से वो गाँव में क्या कर रही है, महिलाएं ज्यादा काम कर रही है। तो शहरों में आपको पता ही था लगभग 20% रेट था। ठीक है, मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन था, याद है बच्चों अभी आपको, यहाँ 20% था और यहाँ 25% के लमसम था। अब ये इसमें ज्यादा क्यों था, तो अब हमें समझ में आ गया सर ज्यादा क्यों है, क्योंकि वहां पे काम इसलिए कर रही है क्योंकि उनके घर की मजबूरी पड़ जा रही है, घर में गरीबी ज्यादा है, घर की आय को सपोर्ट करने के लिए वो काम पे जा रही है। कौन? गाँव की महिलाएं। ठीक है, इसलिए शहर के मुकाबले यहाँ थोड़ा रेट ज्यादा है, फीमेल का वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन ज्यादा है, बिकॉज ऑफ पुवर्टी इन रूरल एरियाज, गरीबी ज्यादा है घर के अंदर, नहीं जाएंगे घर नहीं चल पाएगा। और यहाँ गरीबी नहीं है, यहाँ पे घर के डिसीजन आ जा रहे हैं इसलिए वो काम पे नहीं जा पा रही है। आगे चलिए बात करते हैं पार्टिसिपेशन रेट की। पार्टिसिपेशन मतलब जो एम्प्लॉयमेंट रेट, जो लोग काम कर रहे हैं। We have already noted that the participation rate refer to participation of people in production activities and it is measured as a ratio of, देखो पार्टिसिपेशन रेट का सीधा फॉर्मूला है, जो वर्कफोर्स है वो ऊपर लिखो और जो टोटल पॉपुलेशन है उसे नीचे लिखो और मल्टीप्लाई में क्या कर देना है, बाद में 100 कर देना है। यानी कि आपकी जो वर्कफोर्स है वो लिखिए, उसके बाद टोटल पॉपुलेशन लिखिए। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन लिखिए। ठीक है, उसके बाद 100 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक टेबल से समझते हैं इन बातों को। देखिए पहली बात तो मैं इनमें बात करता हूँ जेंडर की, अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मैन और वुमेन है। ठीक है, एक तरफ मैन है और एक तरफ वुमेन है। ग्रामीण क्षेत्रों में मैन जो लगे हैं वो 51 लगे हैं और शहरों में 53 लगे हैं। टोटल लगभग पूरे जो ओवरऑल देखा जाए तो 52.1 इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो अगर वर्क फोर्स की बात की जाए पार्टिसिपेशन रेट की, तो अगर देखा जाए तो शहरों में आदमी ज्यादा काम कर रहे हैं और ग्रामीण इलाकों में थोड़े कम है। अब वुमेन्स की बात करें तो ग्रामीण इलाकों में क्या है, इनका रेशियो थोड़ा ज्यादा है और शहरी इलाकों में इनका कम है। अब मैंने आपको बता दिया कि गांव में इनका रेशियो ज्यादा और शहरों में कम क्यों है। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में ज्यादा क्यों था और शहरी इलाकों में कम क्यों था। ठीक है बच्चों, ठीक है, ठीक है, यहाँ ज्यादा था और यहाँ कम था। वुमेन्स का, मैन का तो ठीक है, गांव में कम शहरों में थोड़ा ज्यादा है, बट अगर वुमेन की देखा जाए तो इनका गांव में क्या है, ज्यादा रेशियो है, शहरों में कम है, क्योंकि ये फैमिली डिसीजन में फंसी पड़ी है और ये अपने घर को सपोर्ट करने के लिए काम कर रही हैं। ठीक है, तो यही ऑब्जर्वेशन है इसमें है। चलिए आइए आगे देखते हैं। तो क्या जो ये टेबल है इससे हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जो अर्बन एरियाज में लगभग कम से कम लगभग 33.9% जो है पार्टिसिपेशन रेट था 17-18 में। ये 17-18 का रेट है बच्चों। ये
ये 17-18 का डेटा है, ठीक है। तो लगभग अर्बन एरियाज में 33.9% लोग एंगेज है, शहरों में लगभग 35% लोग एंगेज है, ठीक है। तो लगभग अगर पार्टिसिपेशन रेट की देखा जाए तो वहां की पॉपुलेशन के हिसाब से अर्बन एरियाज में ये रेशियो 33.9% है और शहरों में कितना है, ये 35% देखा हमने। क्या देखा? 35% देखा, पार्टिसिपेशन रेट देखा, जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं शहरों की बात करूं, ठीक है, तो शहरों में रेट ज्यादा है मैन में, ठीक है, और वुमेन में कितना है? 14.9% है। और अगर मैं ग्रामीण क्षेत्रों में देखूं, पुरुषों में इतना है और महिलाओं में इतना है। यानी इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए और मैन में कंपैरिजन किया जाए तो अगर तो शहरों में जो ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, और अगर महिलाओं में अगर देखा जाए, देखो रेशियो को बहुत ध्यान से समझना बच्चों, ठीक है। ये आपके शहर हो गए, और ठीक है, और ये भी शहर ही हो गया, ठीक है। तो ऊपर वाला शहर और ये ग्रामीण इलाका हो गया, ठीक है। तो मैं ऐसे इंग्लिश में लिख देता हूँ, आपको समझ में दिक्कत नहीं होगी फिर, ठीक है। ये आपका रूरल एरिया हो गया, ठीक है, और ये आपका अर्बन एरिया हो गया, ठीक है। अब बात को बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पर 53% है मैन में और यहाँ पे 51.7% है। तो यानी कि गांव में पुरुषों के मुकाबले शहरों में पुरुष ज्यादा काम करते हैं। बट अगर फीमेल्स में डेटा देखा जाए तो शहरों में कम है और ग्रामीण इलाकों में महिलाएं क्या करती हैं? ज्यादा काम करती हैं, ठीक है। आइए, ओवरऑल पार्टिसिपेशन रेट इस कंट्री अबाउट लगभग 34.7% का ये पार्टिसिपेशन रेट है हमारे ओवरऑल कंट्री का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। अगर पूरी पॉपुलेशन की बात की जाए तो ये पार्टिसिपेशन रेट है हमारे देश का, ठीक है। एक तो एक की डिफरेंस समझ में आया हमको। चलिए आगे, अभी जो फैक्ट हमने पढ़े उनसे क्या कंक्लूजन निकलते हैं? सर ये जो रेट आपने पढ़ा है इससे कंक्लूजन क्या निकलते हैं? पहली बात, हाई डिपेंडेंसी रेशियो। इस देश में देखिए, अगर पूरे देश में सिर्फ इतने परसेंट ही लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो कितने सारे तो खाली बैठे हुए हैं, घर पर बैठे हुए हैं। तो अगर इतना कम, इसको होना चाहिए था कम से कम 60%। अब सर 60% कैसे होना चाहिए था? 50% तो कम से कम होना चाहिए था कि आधी जनसंख्या तो कम से कम काम करे, काम करे। अब कहने का इतने लोग काम करेंगे, बाकी तो बैठे रह जाएंगे घर पे, है ना। तो इससे क्या होगा? हाई डिपेंडेंसी रेशियो, बहुत सारे लोग डिपेंडेंसी पे बैठे हुए हैं। ओवरऑल रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द कंट्री इज नॉट वेरी हाई, बहुत कम है। कितना था वो सर? 34.7%, जस्ट 34.7% रेट था। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, 34.7% ये पार्टिसिपेशन रेट है। इतने ही कम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा हाई नहीं है, इज नॉट वेरी हाई, इज नॉट वेरी हाई, ठीक है। इम्प्लाइंग not many people are engaged in production activities, it point to a high dependency ratio in the country। इसलिए डिपेंडेंसी ज्यादा है, लोग घरों में बैठे हैं, एक कमाने वाला चार खाने वाले हैं, एक कमा रहा है चार बैठ के खा रहे हैं, इसलिए लोग कम काम कर रहे हैं और घर बैठे थोड़े ज्यादा हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष हैं और भी बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जिनको काम ही नहीं मिल रहा है, घर बैठे हुए। तो डिपेंडेंसी देश में बहुत ज्यादा है कि एक कमाने वाले हैं, 10 खाने वाले हैं, चार पांच, किसी घर में चार पांच खाने वाले, किसी में 10 10 खाने वाले हैं, एक ही कमा रहा है, ठीक है। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बट लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा तो है, पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा तो है, वहां पे लोग काम तो कर रहे हैं ज्यादा, बट वहां देखा जाए तो उनकी प्रोडक्टिविटी ही क्या है? खराब है। उनका इतने सारे संख्या में वो काम तो अच्छा कर रहे हैं, शहरों के मुकाबले वहां पार्टिसिपेशन रेट बहुत अच्छा है, लोग फिर भी इंगेज है एक्टिविटीज में, पर वहां प्रोडक्टिविटी ही कम है, ठीक है। बिकॉज दैट द लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज एंगेज इन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन रूरल एरियाज। ज्यादातर हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन रेट गांव में देखने को अच्छा मिलता है, बट इवन गिवन दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूरल इकोनॉमी टू जीडीपी इज लोअर। वहां की कंट्रीब्यूशन ही क्या है? वहां का कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या है? ठीक है। तो हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड रूरल एरियाज ओनली पॉइंट टू लोअर प्रोडक्टिविटी। देखो वहां पर क्या है, पार्टिसिपेशन रेट क्या हो रहा है? ज्यादा हो जा रहा है, लोअर प्रोडक्टिविटी हो जा रही है, इनकम कम हो जा रही है, इसलिए वहां पर गरीबी ज्यादा हो जा रही है। क्या ज्यादा हो रही है? वहां पे गरीबी ज्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट जो हमने इस ऑब्जर्वेशन में देखा, पहला ये देखा डिपेंडेंसी ज्यादा, लोग कम काम कर रहे हैं और खाली ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, तो डिपेंडेंसी बहुत है। दूसरी बात ये है कि गांव में अगर पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा भी है तो वहां पर कुछ खास कर नहीं पा रहे गांव के लोग, क्यों? क्योंकि इतने लोग लगे भी हैं अगर काम धंधे में, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रोडक्टिविटी कम होने की वजह से इनकम कम है और गरीबी वहां पर क्या है? ज्यादा है, ठीक है। चलो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन फॉर वुमेन इन रूरल एरियाज। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अगर मैं गांव और शहरों की बात करूं तो गांव में 100 वुमेन में से 18 वुमेन जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, ग्रामीण इलाकों में 100 में से 18 औरतें क्या कर रही हैं? काम कर रही हैं। तो ये रेट अच्छा है। और शहरों में अगर देखा जाए तो सिर्फ 100 में से ओनली 14 वुमेन्स काम पे जा रही हैं।
तो यहाँ ज्यादा जा रही है और शहरों में कम, क्योंकि शहरों में फैमिली डिसीजन में फंसे हुए हैं और गांव में क्या है, घर को सपोर्ट करने के लिए उन्हें काम पे जाना पड़ रहा है। तो फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन सपोर्ट दिस फैक्ट। अब ऐसा हो क्यों रहा है कि ये गैप क्यों आ रहे हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस वही दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अगर ग्रामीण इलाकों में देखोगे, अगर आप ग्रामीण इलाकों में देखोगे, ठीक है, उसके बाद हम शहरों में भी देखेंगे इसी चीज को, ठीक है। आओ बात करते हैं ग्रामीण इलाकों में, ठीक है। तो इसमें लिखा है रूरल एरियाज में, पहले तो मैं ग्रामीण इलाकों की बात करूंगा। पुवर्टी कंपेल वुमेन टू अवॉइड एजुकेशन, उन्हें पहली बात तो वहां पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है। एंड सीक एम्प्लॉयमेंट, उन्हें फिर रोजगार भी नहीं मिलते उस हिसाब से, ठीक है। उन्हें उस हिसाब से फिर क्या, रोजगार भी नहीं मिलते। एम्प्लॉयमेंट इवन विदाउट एजुकेशन इज प्रायोरिटी, इसलिए वहां उन्हें काम करना पड़ता है। तो एक रीजन ये भी हो सकता है कि ग्रामीण इलाकों में काम करने का पहला रीजन तो ये था गरीबी। दूसरा रीजन ये है कि उन्हें पढ़ाया जा नहीं रहा है, तो वहां पे काम को प्रायोरिटी ज्यादा दी जा रही है, एजुकेशन ज्यादा, वहां काम को प्रायोरिटी दी जा रही है, इसलिए वहां काम पे ज्यादा महिलाएं जा रही हैं, उन्हें पढ़ाने पे उतना प्रायोरिटी नहीं दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, when employment and not education is a priority, जब आपके गांव में जो बता रहा हूं मैं, वहां पर क्या है, जब एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी और प्रायोरिटी किसको मिलेगी, वहां पर काम को प्रायोरिटी मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटी मिलेगी अगर वहां पर, ठीक है। तो वुमेन टेंड टू सीक एम्प्लॉयमेंट एट अर्ली एज, तो कहने का मतलब वो बहुत कम एज में ही काम पे लगा दी जाती हैं। इट इज ऑल्सो रेज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन रूरल एरियाज, इसलिए वहां पर क्या है, काम का रेशियो थोड़ा ज्यादा है। तो दो रीजन हमने अब तक समझ लिए हैं ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के काम के ज्यादा को लेकर। पहला रीजन क्या था कि अपने घर को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि पॉवर्टी ज्यादा है इसलिए वो काम कर रही हैं। दूसरी बात, कम एज में जब उनकी एजुकेशन में प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, तो उनके लिए काम पर प्रायोरिटी दी जा रही है कि तुम पढ़ाओ लिखो छोड़ो, तुम जाकर काम करो, तो कम एज में उनको काम पे लगा दिया जा रहा है। इसीलिए वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे एजुकेशन की प्रायोरिटी कम दी गई है उन्हें, इसलिए उन्हें काम पे ज्यादा लगा। तो यहाँ पर इसलिए समझो 18 लगभग आउट ऑफ 100 में से 18 वुमेन अगर काम कर रही है, तो उसके पीछे दो रीजन है। पहला, गरीबी ज्यादा है इसलिए काम कर रही है घर सपोर्ट करने के लिए, और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर ये आ जाता है, वो ये आ जाता है कि उन्हें बचपन से पढ़ाया नहीं जाता है और उनको काम पे ज्यादा अर्ली एज में लगा दिया जाता है, इसलिए वहां पे काम को लेकर ज्यादा प्रायोरिटी है। चलिए नेक्स्ट। इवन लेस, और वो भी ना कोई बहुत अच्छा नहीं कमा ले रही है वो वहां पर काम करके, और ऐसी प्रोडक्टिविटी ऑफ जॉब में लगी है जो बहुत प्रोडक्टिव नहीं है, लेस प्रोडक्टिव जॉब्स में वो सब, ठीक है। तो क्या होता है, वो एक लो प्रोडक्टिविटी में फंसी हुई है, तो पैसे भी कम मिलते हैं, ठीक है। और हाई पार्टिसिपेशन के बाद भी क्या मिल रहा है, गांव के अंदर उन्हें सैलरी उतनी खास मिल नहीं रही है। कहीं जा रही है अनाज मिल जा रहा है, कहीं जा रही है तो 100 50 100 रुपए मिल जा रहे हैं पर डे के, तो बहुत कम पैसे भी मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंगेज हो गई हैं ग्रामीण इलाकों में अगर जो महिलाएं हैं, तो उनको बहुत अच्छे पैसे मिल जा रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और वही अगर शहरों में देखा जाए, भाई अगर शहरों में देखा जाए इस चीज को, ऑन अदर हैंड हाई प्रायोरिटी फॉर एजुकेशन, यहाँ पर पढ़ाने पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बच्चों को। यहाँ गांव में तो क्या है, अर्ली एज में काम पे लगा दिया, इसलिए आउट ऑफ 100 यहाँ पर 18 वुमेन आउट ऑफ 100 क्या कर रही है, वर्क कर रही है। यहाँ मुश्किल से 14 ही काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर रेशियो कम इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन की प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है। लो प्रायोरिटी फॉर जॉब, काम को नहीं दी जाती अर्ली एज में। बच्चे अगर छोटे हैं तो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है, काम पे नहीं लगाया जा रहा है। दिस इज कीप द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन रिलेटिवली लो, इसलिए यहाँ का जो पार्टिसिपेशन रेट है गांव के मुकाबले वो कम है। क्यों कम है, क्योंकि अर्ली एज में इन्हें काम पे लगाया जा रहा है। काम पे क्यों लगाया जा रहा है, एजुकेशन को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, और ये इसलिए भी काम कर रही है क्योंकि घर में इनकम अच्छी नहीं है। यहाँ पर बच्चों को शहरों में पढ़ाया जाता है, कोई जॉब के लिए उतना प्रेशर नहीं दिया जाता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पार्टिसिपेशन रेट थोड़ा महिलाओं का कम पड़ जाता है। थोड़े अगर 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 ये चलकर पढ़ भी जाए, कुछ बन भी जाए, तो एक सोसाइटी का प्रॉब्लम ये है कि इन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है, इनके डिसीजन ज्यादा फैमिली डिसीजन मैटर कर रहे हैं, जो कि बहुत गलत बात है, ठीक है। तो ये की डिफरेंसेस हो गए बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर बाय रीजन एंड जेंडर के हिसाब से हम देखेंगे। ओके, सबसे पहले जो आपको ये टेबल दिख रही है, इसमें मैं शहरों की बात करता हूँ। पहले शहरों की बात करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं शहरों में क्या कहा जा रहा है। अब इसमें देखो, जो रेड वाला पोर्शन जा रहा है इसके अंदर, वो सेल्फ एम्प्लॉयड का जाता है, जो ग्रीन है वो रेगुलर है, जो ब्लू वाला है वो कैजुअल लेबर का है। कैजुअल मतलब जो दिहाड़ी मजदूर है। उसके बाद ये जो जॉब करने वाले हैं सैलरी बेसिस पर, मतलब ये तो वो हो गए जो तिहाड़ी मजदूर हो गए, ये मतलब आपको डेली वेज वर्कर हो गए, ये मंथ एंड में जिनको सैलरी मिल रही है, जो आपके ये रेगुलर एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। और ये जो अपने बिजनेस में लगे हैं। शहरों में अपना बिजनेस कम करते हैं, जॉब ज्यादा करते हैं लोग। क्या ज्यादा कर रहे हैं, शहरों में जॉब का प्रचलन बहुत है। इसका प्रचलन बहुत है, जॉब का। और गांव में देखा जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, लोग अपने बिजनेस में लगे पड़े हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ नोटिस करें गांव में, तो लोग अपने यहाँ पर काम ज्यादा कर रहे हैं, अपना बिजनेस ज्यादा कर रहे हैं, और शहरों में जॉब ज्यादा करते हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं देखूं, दिहाड़ी मजदूर शहरों क्या कहते हैं, गांव में ज्यादा है, शहरों में कम है। गांव में जॉब बहुत कम करते हैं क्योंकि जॉब होती नहीं, शहरों में ज्यादा करते हैं। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कम है, गांव में थोड़ा क्या है, ज्यादा है।
तीन बातें इसमें देखेंगे हम। सेल्फ एम्प्लॉयड जो अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, रेगुलर सैलरीड जो जॉब पे कर रहे हैं, जो कैजुअल वेज लेबर है जो मतलब दिहाड़ी मजदूर वाली है, ठीक है। अब इस टेबल को हमने वैसे भी समझ लिया है, ये की ऑब्जर्वेशन नोट कर लेते हैं। अगर बात करी जाए शहरों की, ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, फिर हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की, ठीक है, फिर हम ग्रामीण क्षेत्रों की करेंगे बात, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपकी शहरों, क्या कहते हैं, अर्बन एरिया, शहरों में बात करता हूँ। पीपल लुक फॉर स्किल्ड जॉब, ज्यादातर शहरों में लोग ना स्किल्ड जॉब देखते हैं, ऑफिसेज में, फैक्ट्रीज में, ठीक है। और वही अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए, जो फैमिली के फार्मर्स होते हैं वो ज्यादातर अपने एम्प्लॉयमेंट में लगे होते हैं, अपने बिजनेस में लगे होते हैं। तो गांव शहरों में एक फर्क क्या देखने को मिला कि हम्म देखो यहाँ पर जो शहरी लोग हैं उनको चाहिए कि कंप्यूटर मिल जाए, और सिटिंग जॉब, ज्यादातर सिटिंग जॉब जो होती है, टेबल मिल जाए, कुर्सी, एसी, पंखा और लैपटॉप वगैरह मिल जाए, बस काम करते हैं बैठी बैठी, चाहे बसरते महीने के एंड में सैलरी आती रहे, ठीक है। तो ये स्किल्ड लोग होते हैं, जॉब प्रीफर करते हैं। और गांव में ज्यादातर जो है वो अपने बिजनेस को करना ज्यादा प्रीफर करते हैं, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो गया, खेती बाड़ी, फिशिंग, मुर्गी पालन, इन्हीं सब में, डेयरी वगैरह में लगे पड़े हैं। नॉन फार्म जॉब अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटेड। देखो अगर गांव में देखा जाए तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज कम है। नॉन फार्मिंग मतलब लाइक खेती बाड़ी, इन सबको छोड़ के जो अदर एक्टिविटीज है वो थोड़ी कम होती है ग्रामीण इलाकों में। तो अकॉर्डिंगली पीपल जनरेटली डू नॉट शो प्रेफरेंस टू एक्वायर स्किल। ज्यादा से गांव के लोग ज्यादा स्किल और ट्रेनिंग पर ध्यान देते नहीं है। नॉन फार्म एक्टिविटी ऑक्यूपेशन के लिए प्रीफर टू स्टे ऑन फैमिली फार्म, इसलिए अपने फैमिली के बिजनेस फार्मिंग में लग जाते हैं, फील्ड एज ए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इसलिए गांव में वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ज्यादा करते हैं। बात से समझना, शहरों में तो इसलिए लोग स्किल्ड और सीख ले रहे हैं, कंप्यूटर चलाना सीख ले रहे हैं, एआई सीख रहे हैं, ठीक है, और बहुत मल्टीपल स्किल सीख रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है कि शहरों में बहुत सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है, बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, कहीं भी किसी भी ऑफिस में बैठ के काम कर लेंगे, ठीक है, पैसे मिल जाएंगे मंथ के एंड में। तो इसलिए लोग ना यहाँ पर क्या प्रीफर करते हैं, जॉब प्रीफर करते हैं। गांव में क्या होती है कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज बहुत कम है, वहां पर ज्यादातर खेती बाड़ी को छोड़कर और अदर जॉब्स आपको नहीं दिखेंगी, डेटा एंट्री वगैरह की जॉब नहीं है, गांव में कोई कॉल सेंटर नहीं चलते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए वहां के लोग ज्यादातर क्या प्रायोरिटी करते हैं कि भैया अपने खेतों में काम करो, बात खत्म, अपने खेतों में क्या करो, काम करो। चलिए अब आइए कुछ और ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं यहाँ पर मेल और फीमेल में। देखिए अभी हमने बात किया एरिया वाइज, हमने बात किया था एरिया वाइज, हमने ये बात किया था एरिया वाइज, शहर और गांव, शहर और गांव, शहर और गांव, ठीक है। अब हम बात करेंगे, अब हम बात करेंगे जेंडर के बिहाफ पर कि मेल और फीमेल का अगर डेटा देखा जाए तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों जगह अच्छा है, दोनों जगह मेन अच्छा, मतलब महिला भी शहरों में अच्छा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद के बिजनेस में काम कर रही है। अगर मैं बात करूं मेल में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और फीमेल में भी अच्छा खासा है। अगर जॉब की बात की जाए, अगर जॉब में बात की जाए जो जॉब कर रही है इस वक्त, ठीक है, तो मतलब मेल में जॉब थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, और वही फीमेल्स में क्या है, थोड़ा कम है। लेबर में भी देखा जाए तो लेबर में ये थोड़ा ज्यादा जा रही है और ये कम। तो मेल ऐसे लेबर काम कम करते हैं, फीमेल ज्यादा कर रही हैं, जॉब मेल ज्यादा कर रहे हैं तो फीमेल कम कर रही हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दोनों बराबर है। तो इन्हीं की ऑब्जर्वेशन को हम यहाँ पर नोट करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। चलो आ जाओ, पहले हम बात करेंगे अमंग मैन, आदमियों में, ठीक है, अमंग मैन, मेल्स में बात करेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज इमर्जिंग टू बी ए लिटिल मोर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड देन वेज एम्प्लॉयमेंट। ज्यादातर ये दिहाड़ी की जगह पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, पहला पॉइंट जो हमने ऑब्जर्व किया। दूसरा, ठीक है, अमंग वुमेन, मैं वुमेन्स में बात करता हूँ, परसेंटेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इज इट बिट हायर दैट अमंग मैन। यहाँ पर अगर देखा जाए इनके मुकाबले तो ये दिहाड़ी मजदूरों में बहुत ज्यादा काम कर रही है, कैजुअल वेज वर्कर में ज्यादा काम कर रही है। परसेंटेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट इज अ बिट हायर देन द अमंग मैन, द रीजन इज दिस। ऐसा क्यों है कि महिलाएं वेज लेबर ज्यादा कर रही हैं? देखो जॉब में भी कम है और पर दिहाड़ी में बहुत ज्यादा है। दिहाड़ी मजदूरी जो होती है, वेज लेबर जो होती है, पर डे वर्कर, जो जॉब का हिसाब होता है, काम करो पैसा कमाओ पर डे के हिसाब से, तो वो फीमेल्स में ज्यादा है। उसके पीछे के रीजन यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं रीजंस को हाईलाइट कर देता हूँ एक एक को, ठीक है। तो पहला रीजन है लो लेवल ऑफ एजुकेशन, उन्हें पढ़ाया लिखा नहीं किया, पहला रीजन। ये मैं बता रहा हूँ क्यों यहाँ पर वेज लेबर, जो डेली वेज लेबर का हिसाब है, क्यों ज्यादा है, उसका रीजन क्या है। दूसरा रीजन क्या है, ठीक है, तो रिवील दैट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग द वुमेन इज सिग्निफिकेंट। तो मतलब अभी देखते हैं इसमें शायद पीपीटी का कुछ होगा, प्रॉब्लम होगा, चेक करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो जो पहला जो रीजन है इसमें मेन रीजन लिखा है education but high compulsion of for jobs to make a substantial living for the family. Women unlike men, के मुकाबले women जो होती है are ready to work even at a low wage rate, वो बहुत कम पैसों में काम करती है, ठीक है, टू मेक
मतलब अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ऐसा कर रही है। तो इसलिए वेज लेबर थोड़ा ज़्यादा है और वो भी गाँव में ही ये होता है, शहर में तो बहुत कम होता है। गाँव में जो महिलाएँ होती हैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए काम पे चली जाती हैं और इसलिए जो एज़ अ वेज लेबर है, तो वो वहाँ ज़्यादा क्या करती हैं, काम करती हैं। गाँव में वो अपना बिज़नेस से ज़्यादा वो एज़ अ दिहाड़ी जाके कहीं खेतों में क्या कहते हैं मज़दूरी करने हार्वेस्टिंग सीज़न में उन्हें काम मिल जाता है। तो एज़ कैजुअल लेबर होती है क्योंकि मतलब हार्वेस्टिंग सीज़न में कौन-सा उनको परमानेंट जॉब मिलने वाली है। जब तक हार्वेस्टिंग सीज़न चल रहा है 1 आध डेढ़ महीने का उन्हें काम मिलता रहेगा, डेली बेसिस के पैसे मिल जाते हैं, इसलिए थोड़ा इनका और क्यों कर रही हैं? क्योंकि उन्हें पढ़ाया-लिखाया तो गया नहीं है, ठीक है? जॉब की प्रायोरिटी ज़्यादा दी गई है, घर में गरीबी वैसे ही है, तो घर को सपोर्ट करने के लिए जो वुमेन है, वो वेज लेबर में उतर जाती हैं, ठीक है? दूसरा, रिवील दैट इसका दूसरा रीज़न यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, रिवील दैट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अमंग वुमेन इज अ सिग्निफिकेंस इज अ वेज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ज्यादातर वेज एम्प्लॉयमेंट बहुत पॉपुलर है इनके में। दिस इज बिकॉज वुमेन इन रूरल एरियाज फाइंड मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हाँ, ये भी है कि उनको गांव में सेल्फ एम्प्लॉयमेट भी अच्छा मिल जाता है। इंगेजिंग देमसेल्फ इन ट्रेडिशनल जॉब लाइक एस्पायरिंग वीविंग डाइंग। अच्छा, ये एक्चुअली इसकी बात कर रहा होगा कि मेल भी 42% है और फीमेल का भी रेट उतना ही जा रहा है। तो उसके पीछे रीजन क्यों है? दोनों बराबर चल रहा है, ठीक है। तो दोनों के बराबर चलने का जो रीज़न है, वो क्या है कि जो औरतें हैं मतलब जितना वेज एम्प्लॉयमेंट कर रही हैं वही ग्रामीण क्षेत्र में, उतना ही उन्हें जॉब भी मिल जा रही है। क्यों? क्योंकि उन्हें गाँव में बहुत सारे काम मिल जाते हैं, स्पाइनिंग, वीविंग, डाइंग और ब्लीचिंग जैसे काम मिल जाते हैं। तो छोटे-मोटे हैंडक्राफ्टेड काम में वो एंगेज हैं, मल्टीपल हैंडक्राफ्टेड। वैसे भी आपने देखा होगा सेल्फ हेल्प ग्रुप हमारे देश में सबसे ज़्यादा यही चलाती है, महिलाएँ चलाती हैं। ऑब्वियसली हमारे यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी वो अच्छी खासी टक्कर देती हैं। बट ये जो कैजुअल वेज लेबर वाला हिसाब था कि क्यों वो ज़्यादातर मज़दूरी कर रही हैं, तो पहला तो ये हो गया। दूसरा मैं पॉइंट यहाँ पे लिखना भूल गया हूँ, आप लिख लेना। एक तो फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और दूसरा जो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है बच्चों? जो दूसरा यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है? वो होना चाहिए, है ना? वो क्या होना चाहिए आप बता सकते हैं? ठीक है? पॉवर्टी, ठीक है? पॉवर्टी इन रूरल एरिया, ठीक है? रूरल एरिया, गरीबी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? गरीबी बहुत ज़्यादा है, घर को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए वो एज़ अ दिहाड़ी मज़दूरी काम करने चली जाती हैं, ठीक है ना? तो दिहाड़ी मज़दूर इसलिए ज़्यादा है क्योंकि लो लेवल ऑफ एजुकेशन है, पॉवर्टी ज़्यादा है गाँव में, तो इसलिए वो प्रेफ़र कर रही हैं कि चलो कैज़ुअल वर्कर ही एज़ अ कैज़ुअल जॉब ही कर लो कहीं जाकर, ठीक है? हार्वेस्टिंग सीज़न वगैरह में, ठीक है? और बाकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अगर बात की जाए, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत अच्छा कर रही है महिलाएँ, बिकॉज़ ऑफ उन्हें मल्टीपल काम उन्होंने चुन लिए हैं। बहुत ट्रेडिशनल जॉब्स स्पाइनिंग, वीविंग, डाइंग और ब्लीचिंग वगैरह के काम हो गए, अचार बनाना, पापड़ बनाना, ठीक है? बहुत सारे ग्रुप चला रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप चला रही है, एक-दूसरे को लोन बाँट रही हैं, तो छोटे-छोटे बिज़नेस में वो एंगेज हो गई हैं। जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर महिलाओं में देखा जाए तो बहुत अच्छा है, इसलिए वो पुरुषों को क्या दे रही है इस मामले में, टक्कर दे रही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ एम्प्लॉयमेंट चैप्टर, ये पार्ट 1 है। इसका सेकंड पार्ट आपका कल या परसों में अपलोड हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस आप रिवीजन करते रहिए, बस ज़्यादा नहीं, 1 आध चैप्टर और बचे हैं, 2 चैप्टर बचे हैं, उसके बाद हमारा हो जाएगा संकल्प बैच का एंड हो जाएगा और इंडियन इकोनॉमी हमारी फिनिश हो जाएगी। उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में मूव कर जाएँगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारी नेशनल इनकम हो गई, मनी बैंकिंग हो गया, बजट हो गया, ऑलमोस्ट काफ़ी चैप्टर्स अपलोडेड हैं। बस कुछ गिने-चुने चैप्टर हमको वहाँ पर क्या करने हैं, दोबारा अपलोड करने हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मन से पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं, 1 आध डेढ़ महीने का टाइम ही है, मुश्किल से 1 महीना ही मान के चलो, फरवरी में काउंट कभी करता ही नहीं हूँ। सिर्फ जैन बचा है, जमकर मेहनत करो। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी समझना है, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। सारे नोट्स हमारे कॉमर्स क्राफ्ट एप्लीकेशंस पे अवेलेबल हैं, जाइए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, कोई चार्जेस नहीं है उसके लिए। वहाँ डाउनलोड कीजिए और आप रजिस्टर कीजिए, वहाँ पे सबसे नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो आपको 12th का सेक्शन दिख जाएगा। वहाँ से इंडियन इकोनॉमी हो, मैक्रो इकोनॉमी हो, सभी चैप्टर के नोट्स आपको अवेलेबल हैं वहाँ पर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है? बाकी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, ठीक है? हमारे एफर्ट्स का थोड़ा-सा तो आप रिवॉर्ड दो। वो रिवॉर्ड कैसे मिलेगा हमें? आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से, और खास तौर से जब आप कमेंट करते हो कि हमें वीडियो कैसी लगी, तो हमें और इंस्पिरेशन मिलती है, हमें बहुत अच्छा लगता है बच्चों। चलिए बच्चों, मिलते हैं अपने लेक्चर 2 में।